दोस्तों, लास्ट के सेशन में मैंने आपके साथ कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी डिस्कस किया, उनका मीनिंग भी बताया और साथ में आपको ये भी समझाया कि हाउ कुड अ पार्टनर बाइंड अ फर्म। तो ये सब बातें सीखने के बाद आइए हम अपने कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चलते हैं। यहाँ हमने इम्प्लाइड अथॉरिटी का कंसेप्ट और इन डेप्थ सीखना है। भाई, पार्टनर के पास फर्म के बिजनेस को एग्जीक्यूट करने की पावर होनी चाहिए। ये पावर ये पावर स्पष्ट हो सकती है एग्रीमेंट में। अगर ये एग्रीमेंट में स्पष्ट है तो इसे कहेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर ये क्लियर है, पार्टनर को पता है कि पार्टनरशिप डीड में हमने क्या क्या पार्टनर्स को लिखकर अथॉरिटी दी है, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। जो अथॉरिटी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं की गई, जिन चीजों को पार्टनरशिप एक्ट में एक्सप्रेसली इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ला उन चीजों को पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी मानता है। इस बात का मतलब यह है कि पार्टनर एक्ट करेगा उन चीजों के ऊपर, तो हम ये प्रिज्यूम ले लेंगे, ये हम प्रिजम्पशन ले लेंगे कि ये पार्टनर की अथॉरिटी होनी चाहिए। ये हमने इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में बहुत विस्तार से ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम यहां से बियॉन्ड बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग अच्छे से क्लियर करने के बाद, यानी अगर आपने इससे पहले के सेशन अटेंड किए हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपकी लर्निंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो इम्प्लाइड अथॉरिटी का कंसेप्ट है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर हम दो चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। उनको ऐड करने के बाद आप क्या सीख जाएंगे, यानी एक्ट्स फॉल अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसे कौन से काम हैं पार्टनर्स के जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में इंक्लूड हो सकते हैं, और ऐसे कौन से काम हैं एक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसे कौन से काम हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होते। तो दो लिस्ट पे काम करेंगे। पहले हम समझेंगे एक्ट्स फॉल अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब जो भी काम यहाँ फॉल करेंगे नंबर 1 की कैटेगरी में, उनमें खास बात क्या होगी, मैं उनकी पहचान करने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ उनकी पहचान करने के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आपके सामने कुछ चीज़ें रखी जाएंगी और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये चीज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर होती है या कवर नहीं होती है। आप बात को समझिए ध्यान से। एग्ज़ाम में आपके सामने कुछ चीज़ें रखी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है या नहीं। तो आपको इस कंसेप्ट पे अच्छी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। हम कर रहे हैं एक्ट्स फॉल अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। जो काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर होते हैं उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और उन कामों में क्या खास बात होगी, एक तो वो ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेसेस होंगे, यूजुअल बिजनेस होंगे, राइट। वो यूजुअल बिजनेसेस होंगे। यूजुअली बिजनेसेस मतलब नॉर्मल बिजनेसेस, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेसेस, मतलब रोजमर्रा के काम, मतलब वो रोजमर्रा के काम होंगे। नंबर 1 चीज यूजुअल बिजनेस होंगे, वो यूजुअल मैनर से एग्जीक्यूट किए जाएंगे, यानी जब उनका एग्जीक्यूशन होगा तो एग्जीक्यूशन भी यूजुअल मैनर से होगा। और नंबर तीसरी चीज वो फर्म के नाम से किए जाएंगे, बाय द नेम ऑफ द फर्म, यानी उनका एग्जीक्यूशन फर्म के नाम से किया
जाएगा। अब फर्म के सारे काम तो आपको पता है कौन करता है, पार्टनर्स करते हैं, क्योंकि फर्म तो एक पर्सन नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली हम बोलते हैं पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि वो क्या है, फर्म है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस, दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी को एग्जिस्टेंट, मतलब हैपनिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो जो काम पार्टनर्स ने किया है, जो काम पार्टनर ने किया, यूजुअल बिजनेस है वो। फर्म, ऐसे ऐसे काम फर्म में डेली बेसिस पे होते हैं, और कोई भी काम करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आपको माल मंगाना है तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे आपको पेमेंट करनी है तो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे आपने किसी चपड़ासी को रखना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है, बीइंग अ पार्टनर आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है, वो यूजुअल बिजनेस है, वो प्रोसीजर को फॉलो करके किया गया है, और वो फर्म के नाम से किया है। अगर ये तीनों चीजें साबित हो जाएं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस काम को करने की पावर उस पार्टनर के पास थी कि नहीं थी। लॉ उसे, पार्टनरशिप एक्ट उसे इंप्लाइड अथॉरिटी अज्यूम कर लेगा। जब लॉ उसे इंप्लाइड अथॉरिटी अज्यूम कर लेगा या पार्टनर की पावर मान लेगा, तो इसका लीगल इंपैक्ट ये है, उस काम के लिए फर्म के सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे, उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अब इसके अंदर हमें यह सीखना है कि कौन से काम ऐसे हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर होते हैं, और कौन से काम ऐसे हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होते। अब ये जो लिस्ट मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं, इस लिस्ट में तीन बातें कॉमन होंगी। पहली बात क्या कॉमन होगी, शाबाश आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पहली बात क्या कॉमन होगी कि वो यूजुअल बिजनेस होंगे। दूसरी बात क्या कॉमन होगी कि उनको यूजुअल मैनर के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वो फर्म के नाम से किए जाएंगे, बाय द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, आप शाबाश इस फॉर्मूले को याद रखना, यूएमबी, यूजुअल बिजनेस, यूजुअल मैनर एंड नेम ऑफ द फर्म। आप इस बात को याद करना, शाबाश। अब हम आगे चलेंगे। आइए मैं उस लिस्ट को आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ये लिस्ट आप देखेंगे बेटा, इसे नोट करेंगे मेरे साथ, इसे नोट करेंगे, और इसे नोट करने के बाद लेक्चर को यहाँ आप पॉज कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से इसकी पिक खींच सकते हैं, देयर आर लोड्स ऑफ शॉर्टकट्स। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो नथिंग लाइक इट, आप इसे लिख भी सकते हैं। शाबाश। आइए मैं बहुत आराम से आपको ये सारा स्लाइड, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, और समझा भी चुका हूँ मक्खन की जैसे। अब समझ में बात आनी चाहिए। शाबाश। कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। The act of a partner which is done to carry on in the usual way, ठीक है, usual way business of the kind of carried by the firm, यानी usual business binds the firm. Authority of partner to bind the firm conferred by this section is called implied authority, यानी ऐसी अथॉरिटी जो आप एज्यूम कर रहे हैं पार्टनर की, उसे हम क्या कहते हैं, implied authority कहते हैं। सेक्शन 22 का सब सेक्शन फर्स्ट है ये, और सब सेक्शन 2 हम करेंगे। In the absence of any usage, in the absence of any usage or custom, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, और मर्केंटाइल लॉ जब आप पढ़ते हैं तो ये बात, ये प्रिंसिपल एक यहाँ पर हम कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करते हैं, और वो प्रिंसिपल ये है कि जो भी कानून है वो कस्टम से ऊपर नहीं है। कस्टम, रीति रिवाज क्या होते हैं कि जो चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड यूसेज से, पीढ़ियों से जो रीति रिवाज बन चुके हैं समाज के, तो लॉ बना के हम उन रीति रिवाजों को, उन काम करने के तरीकों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर लॉ को पढ़ते हुए किसी कस्टम में और लॉ के प्रोविज़न में
अगर क्लैश हो जाता है तो कस्टम उसके ऊपर प्रिवेल करता है। कहते हैं कि अगर कस्टम है इस रूल के अगेंस्ट तो कस्टम को फॉलो करना, इस रूल को फॉलो ना करना। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी वहाँ पेमेंट करने का एक कस्टम है उस एरिया के अंदर, तो उस कस्टम के अकॉर्डिंग आपने किया तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज, यानी ये सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 कब लागू होगा? जब कोई कस्टम यूसेज कॉन्ट्ररी नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं है। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम, यानी क्यों कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? जो कवर होंगी वो यूजुअल होगा, जो कवर होंगी वो यूजुअल बिजनेस होगा। शाबाश, ध्यान से सुनना बात। वो यूजुअल मैनर से किया जाएगा, यूजुअल बिजनेस होगा, यूजुअल मैनर से किया जाएगा। और नंबर तीसरी चीज वो फर्म के नाम से किया जाएगा। अब इसमें दो कंसेप्ट हैं, आप पहले कोई भी लिस्ट पढ़ लीजिए, पहले वो पढ़ लीजिए कि जो काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर कवर होते हैं, और वो चीज़ पढ़ लीजिए जो काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो चीज़ें एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं हो सकती। पहला है सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट थ्रू द प्राइवेट पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर। तो कोई भी झगड़ा हो गया आपका, कोई भी सिविल डिस्प्यूट है, उसको चाहे तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, चाहे तो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्टनर ने क्या किया, किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दिया, जबकि ऐसी पावर पार्टनरशिप डीड में उसकी नहीं दी गई थी। फिर भी उसने क्या करा, जबकि ऐसी पावर उसकी पार्टनरशिप डीड में नहीं दी गई थी, फिर भी उसने क्या किया, उस काम को आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दिया। जब उसने उस काम को आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दिया तो क्या इसके लिए सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे? आंसर है इसका, अगर पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो यस, सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। और अगर अगर पार्टनरशिप डीड में इसका एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो ये काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होता, यानी इसके लिए बाकी के पार्टनर्स जिम्मेदार नहीं हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। बी पॉइंट, बी क्लोज पढ़ रहे हैं इसका, ध्यान से आपने सुनना है। जो भी बात समझ में नहीं आई, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। आपने उस पर संपर्क करना है। मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पर। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी क्लोज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैं आपको अपने वॉइस नोट में आपके डाउट को क्लियर करूँगा। शाबाश, ये काम आप वीडियो लेक्चर देखते ही या तो आपको डाउटलेस हैं, यानी मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है कि आपको कोई डाउट ही क्रिएट नहीं हुआ, या आपको डाउट क्रिएट हुए। अगर आपने फोकस्ड होकर डाउट क्रिएट कब होंगे? डाउट क्रिएट तब होंगे जब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या जब आप फोकस्ड होकर सुन नहीं रहे। तो दोनों काम हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आप फोकस्ड होकर सुन नहीं रहे होंगे। तो वट एवर द केस में भी आप भी अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं, मैं भी अपनी गलती को ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि लेक्चर को ख़त्म होने के बाद कोई भी आपका डाउट है तो उस डाउट को व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है और मैं बदले में आपको वॉइस नोट भेजूंगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो फर्दर आप पूछ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे को रात को 8 से 9 बजे के बीच में। लेकिन कॉल जब आप करेंगे तो पहले एक बात आप ज़रूर मुझे मैसेज कर देंगे घंटे 2 घंटे पहले कि आप इतने बजे मुझे कॉल करने वाले हैं, और कॉल करने का टाइम है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, रात को, शाम को। सेकंड है ओपन बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। एक पार्टनर ने बैंक को एप्लीकेशन दी कि हमारा बैंक में खाता खोल दो। बैंक ने पूछा किसके लिए खाता खोलना चाहते हैं, वो कहते हैं अपनी फर्म के लिए खाता खोलना चाहता हूँ। आप अपनी फर्म के लिए खाता खोलना चाहते हैं तो क्या दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी? आंसर इज यस, होगी। कब होगी?
जब पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेस अथॉरिटी है कि एक पार्टनर को हमने ये अथॉरिटी दी है कि वो जाकर बैंक पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर जाकर बैंक में खाता खोल सकता है। अब फर्म में खाता खोलना, पहली बात, आइए हम इसको इस टेस्ट पर, आइए हम ना इसको क्या करते हैं, इस टेस्ट पर हम इस एक फॉर्मूले पर टेस्ट करते हैं कि पार्टनर ने फर्म में खाता खोला, ठीक है, ठीक है, पार्टनर ने बैंक में जाके खाता खोला। आइए उसको इस फॉर्मूले पर हम टेस्ट करते हैं, इस फॉर्मूले पर टेस्ट करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, इसका पहला रूल अप्लाई करो, इस फॉर्मूले का पहला रूल अप्लाई करो। क्या बैंक अकाउंट खोलना एक यूजुअल बिजनेस है? सोचो, आप तो बच्चे हो अभी, आप अपने फादर से पूछना, पापा आपने कितने बैंक अकाउंट खोले हैं? क्या हम रोज ही बैंक अकाउंट खोलते हैं? क्या ये हमारा यूजुअल नेचर ऑफ बिजनेस है? चलो जी टाइम पास नहीं हो रहा, चलो जी एक खाता ही खोल लिया जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो फर्म का खाता खोलना एक यूजुअल नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। जब ये यूजुअल बिजनेस नहीं है, पहली कंडीशन में ही फेल हो गया, जो चीज़ पहली कंडीशन में फेल हो गई, तो ये दोनों पॉइंट्स तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पार्टनर ने खाता खोला, जब पार्टनर ने खाता खोला फर्म के लिए, तो क्या दूसरे पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी इसके लिए? आंसर इज यस इफ देयर इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी। आंसर इज यस इफ देयर इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड दिस एक्ट कुड नॉट बी कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, तो वो बिना अथॉरिटी के, बिना पावर दिए दूसरे पार्टनर्स के द्वारा फर्म के नाम से बैंक में खाता नहीं खोल सकता। ओपन ए बैंकिंग आउट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए होंगे, ये बी पॉइंट तो आप समझ गए। सी कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म ने ना किसी के ऊपर डिस्प्यूट किया हुआ, ये भी देखो रोजमर्रा का काम नहीं है। अगर ये रोजमर्रा का काम नहीं है तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज समझ के समझौता कर लिया। रिलिंक्विश मतलब आपके पास एक डाउट है, मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, मैं आपसे मांगता रहता हूँ, आप देते नहीं हो मेरे को, और मेरी जूतियाँ चप्पलें सब घिस गई हैं आपके घर के चक्कर लगा लगा के। एक दिन तंग आके मैंने कहा कि भाई ठीक है 10,000 तेरे से नहीं दिए जाते तो 5,000 रुपये दे दे। तो इसको बोलते हैं रिलिंक्विश करना। आपने अपने क्लेम को थोड़ा कम कर लिया है, आपने उसको थोड़ा छोड़ दिया है। तो क्या पार्टनर, अगर फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं तो क्या पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करता है, पार्टनर रिलिंक्विश करता है, क्या दूसरे पार्टनर्स इसके लिए जिम्मेदार होंगे? आंसर इज, अगर ये पावर उस पार्टनर को एक्सप्रेसली दी गई है तो सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है उस पार्टनर के पास जो रिलिंक्विश कर रहा है, जो राइट को रिलिंक्विश कर रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अगर उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, तो हम ये कहेंगे, तो हम बच्चों ये कहेंगे कि वो पार्टनर ऐसा काम नहीं कर सकता, यानी ये काम पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं कवर होता। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। शाबाश, ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि पार्टनर बिना किसी अथॉरिटी के केस विड्रॉ नहीं कर सकता। वो केस विड्रॉ तभी कर पाएगा जब उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी। ई पॉइंट, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म के ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया और ये पट्टा जाके क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी हमने पैसे देने हैं। क्या पार्टनर ऐसा कर सकता है? अगर पार्टनर ऐसा करता है तो क्या फर्म की लायबिलिटी होगी? आंसर इज यस, अगर पार्टनर के पास ऐसा करने की एक्सप्रेस अथॉरिटी है। और सवाल है कि अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, सवाल यह है कि अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है तो दिस कुड नॉट बी अज्यूम्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सेक्शन 22 के अंदर। जितने भी काम हैं आप हर एक एक्ट के बारे में सोचिए, लिखिए, फोटो खींचिए, इसका सुनिए, लेक्चर को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए और इनको सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इंसान सोचकर मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी समाधान निकाल सकता है। ठीक है, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपने सीखना नहीं है तो कोई माइका लाल आपको सिखा नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी आपको सिखा नहीं सकते। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे तो सीखना नहीं है या मेरे को सीखने की क्या ज़रूरत है या मैं क्यों सीखूं, ये मोटिवेशन फैक्टर अगर आपके पास नहीं है तो कोई माइका लाल आपको कितना भी वो जहर पढ़ा ले, खतरनाक पढ़ा ले, है ना, अल्टीमेट पढ़ा ले, आपको बात समझ में नहीं आ सकती। और अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया है कि मैं तो सीखूंगा ही सीखूंगा,
तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इंसान के डिटर्मिनेशन से बड़ी है। इंसान जब अपनी पे आता है तो इंसान बड़ी कुत्ती चीज़ है। इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान, भगवान भी कहते हैं, हे इंसान, मैंने इस सारी सृष्टि को तो तेरे लिए बनाया था, तू क्यों तू क्यों कमज़ोर अपने आप को महसूस करता है, तू क्यों डरा हुआ घबराया हुआ महसूस करता है, तू फटे चक दे इस दुनिया के, तू छा जा, तू मेहनत कर दे, तू वो सब काम कर सकता है जो तू सोच सकता है। जो तू सोच सकता है वो तू कर सकता है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको आप अट्रैक्ट करोगे, और जब आप नेगेटिव सोचोगे तो अगर आप एक चीज़ पॉजिटिव सोचोगे 1000 चीज़ें पॉजिटिव आपके साथ होंगी। आप एक नेगेटिव सोचोगे तो 100 चीज़ें नेगेटिव आपके साथ होंगी। तो विच इज़ मोर पावरफुल? पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ पावर, इट्स अ प्रैक्टिस। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। सो आप पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, बेहतर सोचें, जल्दी सोचें, छा जाएं, धूम मचा दें, छक्के मार दें, आप फोड़ के रख दें सब कुछ। आइए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जो जो काम हम कर रहे हैं वो पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं हो सकती है, और वो यूजुअल बिजनेस नहीं है, यूजुअल मैनर से नहीं किए गए हैं। ठीक है, फर्म के नाम से नहीं किए गए हैं। अगर कोई यूजुअल बिजनेस है तो भी वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आने के लिए 2 काम उसे और करने हैं। वो यूजुअल मैनर से किया गया है, यूजुअल बिजनेस भी है, यूजुअल मैनर से भी किया गया है, फिर भी एक काम करने की जरूरत है, और वो क्या है? वो फर्म के नाम से किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो एफ पॉइंट, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पार्टनर बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के फर्म के बिहाफ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं एक्वायर कर सकता। और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, वो बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। दिस कुड नॉट बी टर्म्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऑल दीज एक्ट कुड नॉट बी टर्म्ड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इन सब काम को करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, इन सब कामों को करने के लिए पार्टनर्स नीड एन एक्सप्रेस अथॉरिटी फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।